सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अमर उजाला बोनस के इस मंच पर। पहली टिप्पणी सर, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? बाजार को उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाजार बंद होते होते बाजार में रिकवरी है, तो उतना खराब भी नहीं लगा। आप कैसे देख रहे हैं सर? विपुल जी, आई थिंक ये गेम चेंजिंग बजट है। एनडीए ने मेरे ख्याल से पूरा 180 डिग्री टर्न किया अपने पॉलिसी में। एनडीए वन की तरह बजट है ये। एनडीए टू का रवैया था कि कैपेक्स पे भारी खर्चा किया जाए और रिवेक्स एजुकेशन हेल्थ केयर इस पे तो खर्चा कम ही किया जाए तो बेहतर है, वो एनडीए टू का रवैया था। आई थिंक 2024 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसकी जो सीख है वो पूरी तरीके से अब एनडीए थ्री ने अपना लिया उस सीख को। और जाहिर है वो सीख अपनाने के बाद सरकार के बजटरी सोच पे एक पूरी बड़ी चेंज नजर आ रही है मेरे को। तो तीन उदाहरण देता हूँ इस बजटरी सोच में जो बदलाव है। राइट। पहला है कि पहली बार 5 साल में इंडिया की कैपेक्स ग्रोथ 30% नहीं, 20% नहीं, 15% भी नहीं, कैपेक्स ग्रोथ बजट किया गया है 10%। बजटेड कैपेक्स ग्रोथ सबसे कम है 5 साल में, मेरे ख्याल से वो 10% भी नहीं हो पाएगा। आई थिंक कैपेक्स ग्रोथ एक्चुअल में आएगी शायद उससे भी कम। तो काफी बड़ा चेंज है। दूसरा चेंज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि सब्सिडीज पे खर्चा डबल डिजिट्स में है। ये 5 साल में पहली बार है कि ये एनडीए सरकार डबल डिजिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट कर रही है, सब्सिडीज पे, गरीबों पे खर्चा कर रही है। पहली बार 5 साल बाद डबल डिजिट में रेवेक्स ग्रोथ हो रहा है। और तीसरी बात, मिडिल क्लास के लिए 1 लाख करोड़ का एक तोहफा, एक बड़ा टैक्स कट, द बिगेस्ट टैक्स कट आई हैव सीन इन द लास्ट 15-20 years। सो मेजर चेंज इन पॉलिसी थिंकिंग, de-emphasis on capex, re-emphasis on pro-poor, pro-SME, pro-middle class thinking, pro-middle class tax cuts, pro-poor spending। So I think एनडीए थ्री की पूरी आई थिंक रणनीति अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है। अगले 3-4 साल के बजट का आई थिंक ढांचा भी ये बजट बना दे रहा है। और इकोनॉमिस्ट के नाते मैं बोलूंगा ये बिल्कुल सटीक बजट है। वी आर इन द मिडल ऑफ अ इकोनॉमिक स्लो डाउन। ये अर्निंग्स और इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे करारा स्लो डाउन है 15-20 साल में, अगर हम कोविड या लीमन ब्रदर्स को छोड़ दें। वैसे माहौल में, इतने बड़े स्लो डाउन के माहौल में ये बिल्कुल सटीक बजट है। ये जीडीपी ग्रोथ को, FY 26 से जीडीपी ग्रोथ को प्रोत्साहन देगा और आरबीआई के लिए रूम बनाएगा जिससे आरबीआई रेट कटिंग साइकिल को शीघ्र ही शुरू कर सके। बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं, कैपेक्स को पे भी फोकस होना चाहिए था। वो जो आपने जिसका जिक्र किया कि डी फोकस वहाँ से होकर के और जो है बाकी जगहों पे जो शिफ्ट हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सर? आई इस थिंक जो चेंज लोग की। बोलते हैं कैपेक्स पे फोकस होना चाहिए था, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में भर भर के कैपेक्स के स्टॉक ले रखे हैं। हम्म। मार्सेलस के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक नहीं है। और इकोनॉमिस्ट के नाते मैं बोलूंगा किसी भी देश में जहाँ पे इस लेवल पे गरीबी है, इस लेवल पे अंडर डेवलपमेंट है, अगर आप 30% से कैपेक्स का खर्चा बढ़ाओगे, सरकारी कैपेक्स का खर्चा 4-5 साल 30% से बढ़ाओगे, जब अंडरलाइन टैक्स कलेक्शंस कमजोर हैं, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। सो अदर देन किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भर भर के कैपेक्स के स्टॉक होना, कोई दूसरा लॉजिक नहीं बनता कि कैपेक्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। हमारे देश में एसएमईज पे फोकस होना चाहिए, मिडिल क्लास पे फोकस होना चाहिए और फार्मर्स पे फोकस होना चाहिए। इस बजट का फोकस उन तीनों श्रेणियों पे, उन तीनों सेक्शंस पे है। एंड उस तरीके से मेरे को ये सटीक बजट लग रहा है। बट एज आई सेड, मेरी सोच क्या है वो इरेलीवेंट है। 2024 की इलेक्शंस की जो आई थिंक जो पूरी जो कंक्लूजन थे, रिजल्ट्स थे, मेरे ख्याल से एनडीए सरकार ने 2024 के इलेक्शंस को के रिजल्ट्स को गौर से पढ़ा है। एंड उसके बाद पॉलिसी परिवर्तन एक आई है, पॉलिसी चेंज आई है, जिसका जिसका नतीजा था आज का बजट। लेकिन क्या ये जो पॉलिसी चेंज हुआ है वो जो एक हम बड़ा कंसर्न हमारे लिए इस समय इकॉनमी में जो बना हुआ है, अर्बन डिमांड, उसको पूरी तरीके से एड्रेस कर पाएगा? क्योंकि कंसर्न बहुत सारे हैं हमारे। हम देख रहे हैं कि जो अभी तिमाही नतीजे गए हैं वो बहुत अच्छे नहीं गए सेकंड क्वार्टर में। तीसरा क्वार्टर भी ऐसा नहीं है कि बहुत उत्साहजनक अभी भी चल रहा हो। कई सारे सेक्टर्स में नंबर्स अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीडीपी के नंबर्स हमने हाल फिलहाल में देखे ही देखे हैं। तो चौतरफा बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था ऐसा लग रहा है कि घिरी हुई है। क्या सिर्फ एक ये कदम जो है वो पर्याप्त होगा सर? अच्छा जी। तो देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपके सारे कंसर्न्स को एड्रेस करना। देखिए, हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी है और इंडिया के इकोनॉमी का ढांचा काफी क्लियर होता है। 3 साल इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ होती है, फिर थोड़ा हमारा टायर पंक्चर हो जाता है। काफी 20-30 साल का अगर आप डेटा देखें, 3 साल ग्रोथ के बाद टायर पंक्चर हो जाता है।
इकोनॉमिक स्लोडाउन आती है, सिक्लिकल इकोनॉमिक स्लोडाउन आती है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर के फ्री मार्केट इकोनॉमीज में 3 साल ग्रोथ के बाद 1-2 साल ठंडा जाता है। सो FY 22, 23, 24 जबरदस्त ग्रोथ रही, राइट। किसी देश में मैंने देखा नहीं कि सीधा लकीर की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह GDP इकोनॉमी ऊपर जाती है। 3 साल अच्छे ग्रोथ के बाद सिक्लिकल इकोनॉमिक स्लोडाउन बनता था, लॉजिकल था, वो शुरू हो चुका है। सिक्लिकल इकोनॉमिक स्लोडाउन को अगर छोटा रखना चाहे, इसकी अगर ड्यूरेशन छोटी रखनी सरकार चाहती है, तो एक स्टिमुलस देना बनता है। वो स्टिमुलस सरकार ने दिया है, 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल सुबह इकोनॉमी उछल पड़ेगी। मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस, उस पे करीबन 1% ऑफ GDP का स्टिमुलस, अगले 3-4 क्वार्टर में इसका फायदा दिखेगा। अर्निंग्स ग्रोथ 5 क्वार्टर पहले 30% थी, अब 5% हो गई है, 30 से 5 आ गया है। अर्निंग्स ग्रोथ को रिकवर करने में 3-4 क्वार्टर लगेगा। उस दौरान जो तोड़फोड़ वैल्यूएशन इंडिया का, इंडिया एज अ वेरी रिचली वैल्यूड मार्केट, वैल्यूएशन नीचे आएंगे। तो जो दर्शक आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मेरी सलाह होगी, सावधान रहिए, मार्केट में और कंसोलिडेशन और करेक्शन बाकी है। लेकिन आपके और मेरे लिए क्या फायदा है इस बजट का? बजट दिखा दे रहा है कि मार्केट में कॉम्पोजिशन बदलेगा। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स आगे बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट वाले स्टॉक्स आगे बढ़ेंगे, कैपेक्स और स्पेशली PSU और सरकारी कैपेक्स वाले स्टॉक पीछे जाएंगे। तो मार्केट का विनर्स का आइडेंटिटी चेंज होगा। ओवरऑल मार्केट में मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन या करेक्शन बरकरार रहेगी। अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड है, गिवन दैट अर्निंग्स ग्रोथ काफी ठंडी हो गई है। ये जो आपने लास्ट में लाइन बोली ना, इसको लेकर के सर बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जो यूट्यूब के अंदर हम देख रहे हैं कि सर अभी PSU स्टॉक्स में क्या करें। लोगों ने इस उम्मीद में कि शायद अब बाज़ार में पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा या PSU को, डिफेंस को लेकर के बड़े ऐलान होंगे। पिछले 1-2 दिन के अंदर शायद बड़ी पोजीशन बनाई होगी शायद, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो हम ये मान के चलें कि अब ये 2025-26 का जो समय रहेगा, उसमें PSUs, डिफेंस, रेलवे जैसी स्टोरीज थोड़ी पीछे जाएंगी, और FMCG, ऑटो, जहाँ पर भी डिमांड सप्लाई का मसला है, खासतौर से कंजम्पशन का मसला जो रहा है, वो सेक्टर सब ज़्यादा डिमांड में रहेंगे। बिल्कुल विपुल जी, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से सिचुएशन को समराइज किया है। एक और मेरी मेरी सोच जो मैं काफी सालों से लोगों को देता रहा हूँ, किसी का फायदा हो तो अच्छा होगा। जी। बजट के बेसिस पे निवेश ना करें, राइट। ये जो लास्ट 4-5 साल, मैंने क्यों नहीं निवेश किया PSU वाले थीम में, मैंने क्यों नहीं PSU कैपिटल गुड्स में निवेश किया? क्योंकि मेरे को कभी कंफर्टेबल नहीं फील होता कि सरकार ये कर रही है तो मार्सेलस वो करेगी, राइट। उस प्रकार से पैसा बनाना मुश्किल होता है। हमारा देश फ्री मार्केट इकोनॉमी है, दुनिया का 5th लार्जेस्ट, सून टू बिकम 4th लार्जेस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी है। वही हमारी शान है, फ्री मार्केट इकोनॉमी शान है। इतने बड़े इकोनॉमी में जिस प्रकार से इकोनॉमिक सेटअप है, उस पर फोकस कीजिए। किसान पे जाहिर है, किसान पॉलिटिकली पावरफुल है, वोट देता है। SME जो लघु उद्योग का मालिक है, वो भी वोट देता है। और मिडिल क्लास वाइज पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है, इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल है। इन्हीं लोगों की देखभाल इकोनॉमी करेगी। दैट इज हाउ द इकोनॉमी विल गो फॉरवर्ड। फोकस कीजिए उन सेक्टर्स पे जो मास पे फोकस्ड हो, मास कंजम्पशन हो या मास सेविंग्स हो, उस पे फोकस कीजिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको वाजिब दाम में मिल रहे हैं। FMCG स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, FMCG वाजिब थोड़े महंगे हैं, ऑटो स्टॉक्स आपको वाजिब दाम में मिल रहे हैं। और एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इससे एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तगड़ी शेप में है, उससे भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है। सो जब मैं निवेश शुरुआत किया था 20 साल पहले, मेरे को किसी ने सिखाया था, जब इकोनॉमी स्लो डाउन में जाती है तब IT, फार्मा, FMCG लेना होता है। तो IT और फार्मा आपको एक्सपोर्ट्स में मदद करेगा। FMCG के साथ साथ आप ऑटो और एपरल, मतलब कपड़े भी जोड़ लीजिए। कंजम्पशन ओरिएंटेड IT, फार्मा, कंजम्पशन पे फोकस कीजिए। इस स्लो डाउन में आपको फायदा मिलेगा। बजट के बेसिस पे ज़्यादा खरीदा बेची ना करें, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड अगर ज़्यादा खरीदा बेची बजट के बेसिस पे करें, आपको नुकसान भी आ सकता है। ठीक सर। सर अब यहाँ से आने वाले समय को लेकर के अगर बात करें, बाज़ार की बात करें, तो क्या अभी बाज़ार में जो आपने कहा कि अभी एक कंसोलिडेशन का दौर और देखने को मिलेगा, ये FIIs जो हैं क्या अभी भी बाज़ार से रूठे रहेंगे? बाज़ार में आने वाले, अगर हम 1-2 साल 3 साल का नज़रिया अगर लेकर के चल रहे हैं, तो क्या और गिरावट के बाद एंट्री लेनी चाहिए? थोड़ा बाज़ार में वेट एंड वॉच की भूमिका होनी चाहिए? किस तरह की स्ट्रेटजी ये एक आम निवेशक को अपनानी चाहिए?
जो पहले से निवेशित हैं उनके लिए भी बताइए। हाँ जी, तो देखिए दो प्रकार के निवेशक मेरे ख्याल से वॉच कर रहे हैं। एक तो लॉन्ग टर्म निवेशक है। लॉन्ग टर्म निवेशक मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से निवेशित रहिए। इंडिया के मार्केट लाइक एनी अदर मार्केट, इंडिया के मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, बट ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है और अपवर्ड ही बना रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड ओवर लास्ट 10 साल मार्केट 10 ईयर कैगार मार्केट का 10-11% है, और वो आपको बरकरार रहेगा। मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड आई डोंट थिंक बदलेगा। बट गिवन दैट मार्केट की आज वैल्यूएशन चढ़ी हुई है, राइट, फॉरवर्ड मल्टीपल, फॉरवर्ड पी, अगर आप सेंसेक्स का देखें या निफ्टी का देखें, फॉरवर्ड पी 21-22 है, लॉन्ग टर्म एवरेज 17 है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही ठंडी है और मेरे ख्याल से कुछ फटाफट अर्निंग्स ग्रोथ रिकवर नहीं करने वाली। सो इन दोनों चीज़ों को, कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ, चढ़ी हुई वैल्यूएशन, अगर आप दोनों को कंबाइन करें, लॉजिकल कंक्लूजन की मार्केट में और पुल बैक आएगा। 10-12% पुल बैक आया है और पुल बैक आएगा। सो शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्मिस्ट इन्वेस्टर हैं सावधानी बरतिए। जो लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शांति से बैठे रहिए। 10-12% पुल बैक के बाद मार्केट मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगा फिर से। और अर्निंग्स ग्रोथ, एज आई सेड, अर्निंग्स ग्रोथ गिवन जो स्टिमुलस आज अनाउंस हुई है, अर्निंग्स ग्रोथ और 3-4 क्वार्टर में फिर से ऊपर जाना शुरू कर देगी। हम्म। सर ये बताइए कि अब यहाँ से अगर हम देखें तो आने वाले थीम को अगर चुनना हो, जैसा कि आपने कहा कि अब डिमांड वाली थीम जो है उस पर जो है ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पीएसयूज थोड़ी सी अब पीछे आते हुए दिखाई देंगी। एक जो फैसला अभी आज के बजट में हुआ वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो 100% एफडीआई खोला गया है, उस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीमा को लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है भारत जैसे देश में। हम देख रहे हैं लगातार निजी क्षेत्र के अंदर जितना खर्चा है अस्पताल में, इस अस्पतालों का, वो आम आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, गरीब आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, इसका असर कैसे देख रहे हैं आप? तो आई थिंक विपुल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, बीमाओं को लेके बहुत काम बाकी है हिंदुस्तान में। विदेशी फॉरेन फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में आएंगे। कुछ खुद अपने अपने 100% ओन सब्सिडीज बना के आएंगे और कुछ इंडिया में आके इंडियन कंपनीज को खरीद लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में शायद उतनी इच्छा फॉरेनर्स की नहीं होगी। लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया में बहुत कैपिटल कंजम्पटिव एक रेगुलेटरी रिजीम है। बट जनरल इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से अच्छा लेवल पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉर एफडीआई, एफडीआई की बात करें जनरल इंश्योरेंस में, मेरे ख्याल से एफडीआई दबा के इंडिया में आएगा। एंड उसका फायदा हम जैसे निवेशक जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लेके बैठे हमको मिलेगा। मेरी उम्मीद है कि सम ऑफ माय जनरल इंश्योरेंस होल्डिंग्स विदेशी आके पूरा का पूरा कंपनी खरीद लेंगे और मेरे को बहुत पैसा बनाने का मौका मिलेगा। बट इंडियन जनरल इंश्योरेंस, इंडिया में मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कमर्शियल लाइंस, ये दुनिया के अमंग्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल हैं। इंडिया में जनरल इंश्योरेंस में अच्छा पैसा बनता है, अच्छी आरओई बनती है। एंड इसलिए ग्लोबल इंश्योरर्स, ग्लोबल जनरल इंश्योरर्स मेरे ख्याल से इंडिया में आके इधर 100% सब्सिडी खड़ा करेंगे या आके आउटराइट इंडियन कंपनीज को खरीद लेंगे। तो अच्छी अनाउंसमेंट है एंड गुड वे टू गेट मोर फॉरेन कैपिटल टू एंटर आवर कंट्री। ठीक। जितेंद्र जी, मैंने आपसे दिन में भी ये सवाल किया था और अभी भी, कि इससे जो है क्या हम ये तस्वीर बदलेंगे, जैसे कि आप कह रहे थे कि बहुत सारे हो सकता है कि नए नए प्रोडक्ट्स देखने को मिले, उसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं इस फैसले से? देखिए 100% एफडीआई, अब अगर इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज खुद आती हैं इंडिया के अंदर सब्सिडरी खड़ी करती हैं और बिज़नेस करती हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैपेबिलिटीज़, वो एक्सपीरियंस इंडियन मार्केट में भी लागू होगा। और उनके पास जो प्रोडक्ट इनोवेशन की जो एक्सपीरियंस है, उसका जो कैपेबिलिटी है, वो इंडिया में भी अपनाएंगे। तो कुछ नए प्रोडक्ट्स का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे जो मार्केट में थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकें। दूसरा ये फैक्टर है कि एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज़ के अलावा अगर और इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं जिनके पास की कैपिटल एक्सपेंड करने की कैपेबिलिटी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेनिट्रेशन की तरफ जो है हम लोग जाएंगे। तो 100% एफडीआई, अब 100% कैपिटल आएगा, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो मेरी राय में, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आते हैं, तो इस मार्केट में पेनिट्रेशन होने की उम्मीद है। ठीक है सर। सौरभ सर, आपसे ही समझना चाहेंगे कि अब यहाँ से अगर हम आगे चल करके बात करें कि अगले 2 साल 4 साल के अंदर
जो बड़े इवेंट होने हैं, 2-4 साल क्या बल्कि 2-4 महीनों के अंदर जो बड़े इवेंट होने हैं, उसमें हम देख रहे हैं रेट कट एक तो शामिल है, जिसमें कि काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर की जा रही हैं कि शायद उसके बाद थोड़ा सा बूस्ट जो है वो और मिलेगा। तो क्या रियल्टी सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, बात हुई है, पर उतनी उतनी आक्रामक तरीके से नहीं हुई जैसे पहले हो रही थी। तो रियल्टी पे क्या व्यू है सर, रियल्टी सेक्टर को लेकर के? हम देख रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ज़्यादा जो बड़े ग्रुप हैं उनके रडार से बाहर हो गई और वो फोकस सबका लग्जरी की तरफ ज़्यादा है। भाई विपुल जी, काफी बैंकर मेरे को बोलते हैं कि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग नॉन एग्जिस्टेंट है। और मैं जिस शहर में रहता हूँ, मुंबई में, मैं तो पूरा सक्षम हूँ। ऑनेस्टली मुंबई में कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग नाम की चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल। और नॉर्थ इंडिया के भी काफ़ी शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग ना के बराबर है। सो सो सच इज़ लाइफ। अब ज़मीन के भाव आसमान में चढ़े हुए हैं। बट अगर अब मैं आपका ब्रॉडर पिक्चर वाला रियल एस्टेट देखूँ, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में सप्लाई इज एक्सीडिंग डिमांड वंस अगेन। मुंबई की बात करूं, मैं इंडिया के छोटे शहरों की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, सप्लाई इज वंस अगेन एक्सीडिंग डिमांड। तो रियल एस्टेट सेक्टर का जो होता है, 2-3 साल अच्छा चलता है, फिर ओवर सप्लाई आ जाती है, ज़्यादा फ्लैट मार्केट में आ जाते हैं, और फिर सेक्टर 2-3 साल सहमा हुआ आता है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अगर आरबीआई ने अगले 2 महीने में रेट कटिंग साइकिल शुरू की तो थोड़ा सहारा मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को। जाहिर है, अगर आरबीआई रेट कट करेगी तो ईएमआई घट जाता है। बट जिस प्रकार से, जिस मात्रा से प्राइसेस चढ़े हैं, स्पेशली इन सम ऑफ द स्मॉलर टाउन्स, स्पेशली इन द गुड़गांव टाइप मार्केट, जिस प्रकार से प्राइसेस चढ़े हैं, मेरे को ना तो अफोर्डेबिलिटी नज़र आती है और ना ही सप्लाई डिमांड में कुछ लॉजिक नज़र आता है। सप्लाई इज वंस अगेन एक्सीडिंग डिमांड। तो रियल एस्टेट पे मेरा कोई निवेश तो है नहीं वहाँ पे। अनअफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे मैंने समझाया, एक ऑक्सीमोरॉन है। इंडिया में ज़मीन इतना महंगा है कि 10, 12, 15 लाख, 20 लाख में भी कुछ मिलता नहीं है। एंड गरीब देश में वो एक ट्रेजिडी है एक्चुअली। अगर मुझसे पूछें कि 10, 12, 15, 20 लाख में साधारण इंसान के लिए कुछ अवेलेबल है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका आज थैंक की यू। इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ नंबर देना चाहेंगे सर इस बजट को? 10 में से अगर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? तो मेरी जो उम्मीदें थी, 4 उम्मीदें थी, मैंने शुरुआत में बोला। टैक्स कट, डीरेगुलेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सब्सिडीज बढ़ाया जाए और कैपेक्स को दबा दिया जाए। तो उन उम्मीदों पे एफएमजी आई थिंक काफ़ी हद तक खरे निकले। एंड आई वुड से 8 या 9 आउट ऑफ 10। बट लीविंग असाइड 8 या 9 आउट ऑफ 10, जो मेरे लिए बड़ा टेक अवे है, गेम चेंजिंग बजट है। एनडीए 2 का पूरा जो ढांचा है वो बाहर फेंक दिया गया है। एनडीए 3 इज सिमिलर टू एनडीए 1। प्रो पुअर, प्रो एसएमई, प्रो मिडिल क्लास। ठीक सर, चलते चलते एक लाइन और आपसे जानना चाहेंगे, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता था करनी चाहिए थी, निर्मला जी शायद चूक गई? तो थोड़ा सा जो मेरे को अजीब लगा कि जुलाई 24 के बजट में काफ़ी फोकस था स्किलिंग पे, जॉब्स पे, एक इंटर्नशिप्स की स्कीम की घोषणा की गई। आई थिंक हर कंपनी को 5,000 वर्कर्स हायर करने की, मतलब टॉप 500 कंपनीज को 5,000 कंपनी हायर करने का 5,000 इंटर्न हायर करने का टारगेट दे गया। अ, हो सकता है कि वो स्कीम उतना सक्षम ना रहा हो जिस जहाँ जहाँ तक शायद सरकार की उम्मीद थी। बट कोई जिक्र नहीं था इंटर्नशिप्स, जॉब्स और स्किलिंग का। वो थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेंज लगा। शायद थोड़ा दिमाग लगाना पड़े किस लिए सरकार ने इतने अहम मुद्दे, जॉब्स के मुद्दे पे सरकार की इतना कम फोकस क्यों था बजट में, थोड़ा बाद में समझ आएगा। वो थोड़ा स्ट्रेंज लगा मेरे को। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर, आज की चर्चा में थैंक यू शामिल सो होने मच। के लिए।